वास्तव में ताज़ा खबरें हैं। जब हम सब सो रहे थे, चीन ने ताइवान के खिलाफ एक विशेष सैन्य अभियान शुरू कर दिया। विशेष रूप से चीन ने 6 जून की रात को ताइवान द्वीप के पूर्वी जल क्षेत्र में समुद्री कानून प्रवर्तन के तहत सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। पश्चिमी मीडिया ने यह खबर तुरंत उठा ली। हाल ही में शी जिनपिंग द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को मई में बीजिंग में हुई उनकी शिखर बैठक के दौरान दी गई धमकियों की पृष्ठभूमि में, जब शी जिनपिंग ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर ताइवान का मुद्दा बीजिंग के अनुसार गलत तरीके से सुलझाया गया तो एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। बीजिंग में कहा गया कि ये एक मजबूरी में उठाया गया कदम है जो जापान और फिलीपींस द्वारा ताइवान द्वीप के पूर्व में समुद्री सीमा निर्धारण पर एक तरफा वार्ता की घोषणा के जवाब में लिया गया है, जो चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों और हितों का गंभीर उल्लंघन है। बीजिंग इसे ऐसे देखता है, जबकि क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी इसे अलग नजरिए से देखते हैं। आइए अब वस्तुनिष्ठ रूप से चर्चा करें कि वास्तव में क्या हो रहा है। चीन की यह विशेष सैन्य कार्रवाई क्या है और इसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। यकीन मानिए, यहां से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी शुरू होती है। मेरा नाम अलेक्से पेची है और इस दिलचस्प कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी टिप्पणी लिखें। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो चीन ने 6 जून की रात को ताइवान के खिलाफ एक विशेष सैन्य समुद्री अभियान शुरू करने की घोषणा की। पहले मैं तथ्य रखूंगा, फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे। आधिकारिक रूप से कहा गया है कि यह अभियान चीन के परिवहन मंत्रालय द्वारा फुजियान और गुआंगडोंग प्रांत की समुद्री सुरक्षा प्रशासन, पूर्वी चीन सागर नेविगेशन सहायता केंद्र और पूर्वी चीन सागर बचाव ब्यूरो के समन्वय में चलाया जा रहा है। मतलब बीजिंग ने चीनी जनमुक्ति सेना को छोड़कर लगभग सभी को इसमें शामिल कर लिया है। आधिकारिक रूप से कहा गया है कि इस अभियान का उद्देश्य समुद्री प्रशासनिक कानून प्रवर्तन में चीन के अधिकार को लागू करना, प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में गश्त और नियंत्रण मजबूत करना, नौवहन सुरक्षा सुनिश्चित करना और चीन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। साधारण भाषा में शारीरिक रूप से साफ दिखाना कि ये उनकी जमीन है और इन जल क्षेत्रों पर चीनी जहाजों का नियंत्रण होगा। और यहाँ संदर्भ याद रखना जरूरी है। मतलब 28 मई को टोक्यो और मनीला ने अपनी विशेष आर्थिक क्षेत्रों और महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं को तय करने के लिए बातचीत शुरू की, जो सीधे तौर पर उस क्षेत्र से जुड़ा है जो ताइवान के पूर्व में स्थित जल क्षेत्रों से मिलता है। ऐसा लगता है कि इसका चीन से कोई लेना देना नहीं है। असल में जापान और फिलीपींस बस अपनी क्षेत्रीय जल सीमाएं और अपनी आर्थिक जोन आपस में बांट रहे हैं। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रवक्ता माओ निंग ने जोर देकर कहा कि उनके अनुसार जापान और फिलीपींस द्वारा चीन को दरकिनार कर समुद्री सीमाओं पर बातचीत शुरू करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का गंभीर उल्लंघन है और ये चीन के समुद्री अधिकारों और हितों का गंभीर हनन है और चीन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मैं माओ निंग का उद्धरण दे रहा हूं। चीन के आंतरिक कानून और संयुक्त राष्ट्र अभिसमय सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार चीन का इस क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ है। संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुसार जिन देशों की तटरेखा आमने सामने या पास पास है, उनके बीच आर्थिक क्षेत्रों और महाद्वीपीय शेल्फ का सीमांकन संबंधित देशों के बीच न्याय के सिद्धांत के आधार पर समझौते से किया जाता है। ताइवान के पूर्व में जल क्षेत्रों में कोई भी सीमांकन चीन की भागीदारी के बिना नहीं किया जा सकता। तो चीन का कहना है कि जापान और फिलीपींस के बीच सीमांकन के लिए निर्धारित जल क्षेत्र ताइवान द्वीप के पूर्व में स्थित है। और जैसा कि आप जानते हैं, चीन ताइवान को अपना मानता है और उसी के अनुसार वो इन जल क्षेत्रों को भी अपना मानता है। बीजिंग में कहा गया कि उद्धरण ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों ओर रहने वाले हमवतन एक ही चीनी राष्ट्र के हैं। उन्हें अपने राष्ट्रीय रुख का बचाव करना चाहिए, एकीकृत राष्ट्र के मूल हितों की रक्षा करनी चाहिए और मिलकर चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ चीनी राष्ट्र के साझा हितों की रक्षा करनी चाहिए। तो अब आइए
इस सब का विश्लेषण करें। ये समझने के लिए कि ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, हमें ये समझना होगा कि एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा पहले यानी 28 मई को क्या हुआ था और बीजिंग ने ठीक इसी तरह प्रतिक्रिया क्यों दी और किसी और तरह क्यों नहीं। एक बार फिर 28 मई को जापान और फिलीपींस ने ताइवान के पूर्व स्थित क्षेत्र में अपनी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण के लिए आधिकारिक वार्ताओं की शुरुआत की घोषणा की। औपचारिक रूप से यह एक पूरी तरह से सामान्य राजनयिक प्रक्रिया है जिसमें समुद्री दावों के टकराव वाली देश सभ्य तरीके से वार्ता की मेज पर बैठते हैं और समुद्र में वास्तविक सीमाओं पर सहमति बनाते हैं। यहां वे साफ बताते हैं कि ये आपका, हमारा और किसी और का है। जापान और फिलीपींस दोनों अमेरिका के सहयोगी हैं और इंडो पैसिफिक में वॉशिंगटन के साथ सहयोग पर केंद्रित हैं। तिखोओकेанском регионе। समस्या यह है कि ताइवान के पूर्व में जो क्षेत्र है उसे चीन अपनी जल सीमा मानता है। बीजिंग ताइवान की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता, वो इस द्वीप को अपनी प्रांत मानता है और इस बात पर जोर देता है कि इस क्षेत्र में समुद्री सीमाओं पर कोई भी समझौता चीन की भागीदारी के बिना असंभव है। यानी बीजिंग के नजरिए से टोक्यो और मनीला ने चीनी क्षेत्र को चीन के बिना और उसकी सहमति के बिना आपस में बांटना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने अपने जहाज जल्दी यहां भेज दिए। जवाब तुरंत और काफी कुछ दिखाने वाला था। चीन ने सिर्फ कूटनीतिक विरोध तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि विवादित क्षेत्र में असली जहाज भेजे, यानी समुद्री कानून प्रवर्तन बल, जिन्हें नौवहन पर नियंत्रण का अधिकार मिला हुआ था। मतलब यह है कि वे सीधे जहाजों को रोक नहीं सकते, समुद्र में आवाजाही बंद नहीं कर सकते और इसी तरह की दूसरी चीजें भी नहीं कर सकते। यह मायने नहीं रखता कि वो किसकी आर्थिक क्षेत्र है। ये कोई सैन्य अभियान नहीं है, कम से कम सीधे तौर पर इस शब्द के अर्थ में, लेकिन ये इन जल क्षेत्रों में अपनी भौतिक उपस्थिति और अधिकार क्षेत्र के दावे का प्रदर्शन है। चीन ने ऐसी रणनीति पहले भी दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के खिलाफ अपनाई है। तब भी तटरक्षक बल, गश्ती जहाज और विवादित क्षेत्रों और महाद्वीपीय शेल्फ तक पहुंच रोकना आदि यही किया गया था। यानी वहां ये कहानी बहुत समय से चल रही है। व्यापक संदर्भ में यह घटना कई समानांतर प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि में घटित हो रही है। सी जिनपिंग ने मई महीने में डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी थी कि, जैसा कि उन्होंने कहा, ताइवान के मुद्दे का गलत समाधान खतरनाक स्थिति पैदा कर देगा। चीन शिनजियांग के रेगिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार बना रहा है। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका लगातार यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी कम कर रहा है और इन सैन्य संसाधनों को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भेज रहा है। ये चीन की महत्वाकांक्षाएं रोकने के लिए है। और इसी माहौल में जापान और फिलीपींस असल में ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसे बीजिंग इन देशों द्वारा अमेरिका के समर्थन से ताइवान के आसपास की स्थिति को बदलने की कोशिश के रूप में देखता है। लगता है सब औपचारिक कानूनी प्रक्रिया से हो रहा है। चीन की प्रतिक्रिया एक समुद्री अभियान है और यह संकेत है कि अमेरिका के सहयोगियों की कानूनी चालों का जवाब सिर्फ कूटनीतिक विरोध से ही नहीं बल्कि विवादित जल क्षेत्रों में वास्तविक मौजूदगी से भी दिया जाएगा। इसलिए अब यह साफ है कि हाँ, इस समय क्षेत्र में कुछ दिलचस्प शुरू हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जापान और फिलीपींस कैसे प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि अब यह साफ है कि इस समय क्षेत्र में कुछ दिलचस्प शुरू हो रहा है। अब देखना होगा जापान और फिलीपींस इससे कैसे बाहर आएंगे। потому что चीन की प्रतिक्रिया विवादास्पद है, कुछ करना जरूरी है। समुद्री अभियान यह है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सीमाएं तय करनी होंगी। सहयोगियों के युद्धाभ्यासों का जवाब केवल राजनयिक विरोध से देना चाहिए, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा है और चीन की ओर से इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या वे हस्तक्षेप करेंगे, यही बहुत बड़ा संकेतक होगा। मैं वास्तविक मौजूदगी पर दाव लगाता हूं। समझाया कि असल में क्या हो रहा है। अगर आपके पास कोई सवाल बचा है तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। चीन का जवाब समुद्री ऑपरेशन को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहे तो मैं आभारी रहूंगा। ये किया जा सकता है जैसे सहयोगियों के युद्धाभ्यास, राजनयिक विरोध, लेकिन विवरण में दिए गए विवरणों के माध्यम से या इस वीडियो के विवरण में दिए गए भौतिक उपस्थिति के माध्यम से या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए भी। और मैं याद दिला दूं कि मेरे पास चीन का जवाब है, समुद्री अभियान है, संकेत है और मेरे पास एक अलग यूक्रेनी भाषा का YouTube चैनल भी है। और अगर आप केवल राजनयिक विरोध का सामना करना चाहते हैं बल्कि वीडियो के विवरण में भौतिक उपस्थिति भी चाहते हैं तो भी जाएं, सब्सक्राइब करें। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, सभी को अलविदा। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, सभी को अलविदा।